ट्रंप के टैरिफ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान सामने आ गया है। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर इसके लिए मुझे व्यक्तिगत तौर पर कोई कीमत चुकानी पड़ी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। पीएम ने कहा कि भारत अपने किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ट्रंप के ट्रेड वॉर को पीएम मोदी का सीधा जवाब। किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं। किसान हितों के लिए सरकार कोई भी कीमत चुकाने को तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सिर्फ एक राजनेता की घोषणा नहीं, बल्कि एक जनप्रतिनिधि की वो शपथ है जो संकट के समय में सबसे आगे खड़ा होता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों पर कभी कोई समझौता नहीं करेगा, और अगर इसके लिए उन्हें राजनीतिक या कूटनीतिक कीमत चुकानी पड़े तो वो इसके लिए पूरी तरह तैयार है। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका की तरफ से टैरिफ वॉर छेड़ा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के कृषि, डेयरी और फिशरीज सेक्टर को निशाने पर लिया है ताकि भारत पर WTO और ट्रेड डील में दबाव बनाया जा सके। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। ट्रंप की अपनी जिद है तो पीएम मोदी का भी मैसेज क्लियर है। ये सिर्फ किसानों के हितों की रक्षा नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और अस्मिता का सवाल है। मोदी के इस बयान से एक बात और साफ होती है, भारत अब मोल भाव नहीं करता। भारत अपनी नीतियों पर अडिग है, लेकिन इस उथल पुथल के बीच विपक्षी दलों को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। हम फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरह असफल रहे हैं। किसान के हितों पर जो वादा किया था कि हम आय दोगुनी करेंगे, वो आय दोगुनी नहीं हो पाई है। नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिला है, और जिस तरह लगातार पाबंदियां लगती जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा देश संकट में है, अर्थव्यवस्था संकट में है, किसान संकट में है, नौजवान संकट में है, पूरा चौतरफा हमारा भारत घिर गया है। मोदी साहब, हम सब देश के हित में साथ खड़े हैं, पर आप विश्व गुरु बनने के चक्कर में जो कुछ करते हैं उसमें देश को कीमत चुकानी पड़ती है। दरअसल अमेरिका को लगता है कि टैरिफ बढ़ाकर भारत पर दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन शायद वो नई दिल्ली के बदले हुए तेवर नहीं समझ पाया। आज भारत सिर्फ सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि वो टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एग्रो बिजनेस का ग्लोबल हब बन रहा है। भारत का कृषि निर्यात $50 अरब के पार जा चुका है, और भारत ने खुद अमेरिका को कई अहम सेक्टर्स में बाजार मुहैया कराए हैं। अगर अमेरिका अपने रवैये पर अड़ा रहता है तो भारत भी
विकल्पों की फेहरिस्त रखता है। रूस, ब्राजील, इंडोनेशिया और अफ्रीका जैसे नए बाजार। भारत की डिजिटल क्रांति, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और टेक्नोलॉजी साझेदारियां अब अमेरिकी कंपनियों के लिए भी जरूरी हो चुकी हैं। इसलिए पीएम मोदी का ये रुख साफ कर रहा है कि भारत अपनी संप्रभुता से किसी तरह का समझौता नहीं करने वाला। तो वहीं ट्रंप के अतिरिक्त 25% टैरिफ ने भारत को ब्राजील के साथ सबसे अधिक अमेरिकी टैरिफ के देशों की सूची में पहली पंक्ति में ला खड़ा किया है। भारत ने ट्रंप के फैसले के कुछ ही देर में ट्रंप के कदम को अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन करार दिया है और नई दिल्ली अब अमेरिका के फैसले पर जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। दुनिया के सबसे पावरफुल देश के लिए ये बदले हुए हिंदुस्तान का तेवर है। ये सबसे बड़े लोकतंत्र का लाउड एंड क्लियर मैसेज है। ये 21वीं सदी का भारत है जो न किसी के सामने झुकेगा और ना ही रुकेगा। रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारत पर अमेरिकी टैरिफ अब 50% हो जाएगा। भारत ब्राजील के साथ दुनिया में 50% के साथ सबसे ज्यादा अमेरिकी टैरिफ की सूची में पहले पायदान पर है। लेकिन ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भारत ने अमेरिका को साफ साफ जवाब दे दिया है। दरअसल अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया और भारत ने साफ किया कि वो अपना रुख स्पष्ट कर चुका है, जिसमें ये बात भी शामिल है कि हमारे आयात बाजार कारकों पर आधारित हैं और 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य के तहत किए जाते हैं। भारत और कई अन्य देश अपने हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेते हैं, लेकिन अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाने का जो फैसला लिया है वो एकदम अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। मेरा मानना यह है कि बेबुनियाद बात इसलिए है कि ठीक है आप एक बड़ी पावर हैं, बड़ी है, लेकिन भारत को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, हमें अपने ऊपर एक सप्लाई चेन का सेंटर बनना पड़ेगा और तभी हम नेगोशिएट कर सकते हैं उसमें। पूर्व विदेश राज्य मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्रंप के फैसले को डबल स्टैंडर्ड करार दिया है। So clearly this has not been a particularly friendly gesture from a country we thought was well disposed towards us, or an administration that we thought was well disposed. Very clearly we have to act accordingly and we will have to learn our lessons from this experience. उधर कांग्रेस ने इसे अमेरिका का ब्लैकमेल बताया है और केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए हैं। हैरानी तो नहीं है क्योंकि इतने दिनों से चल ही रहा था और इस बात की भी हैरानी नहीं है कि ये हो गया। पिछले 11 साल से जो हमारी विदेश नीति रही है, हमारे प्रधानमंत्री की जो अरबों रुपए खर्च करके विदेश यात्राएं रही हैं, बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स हुई हैं, उससे देश को कोई लाभ 11 साल में नहीं मिला। चीन हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, बड़े बड़े समिट्स में जाते हैं, खाली हाथ लौटकर आ जाते हैं। अब जो अमेरिका ने किया है ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। ट्रंप एक तरफ भारत के रूस से व्यापार पर ऐतराज जता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से रूस का व्यापार लगातार जारी है और जब उनसे डबल स्टैंडर्ड पर सवाल पूछा गया तो वो चुप्पी साध गए। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. ट्रंप का भारत विरोधी टैरिफ का फैसला ऐसे वक्त में आया है जब NSA अजीत डोवाल रूस के दौरे पर हैं और पीएम मोदी का भी 1 महीने के अंत में चीन के SCO सम्मेलन में जाना तय है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका की भारत विरोधी नीतियों के जवाब में एक तरफ अपने व्यापार के विकल्पों की तलाश करेगा तो दूसरी तरफ भारत एक बार फिर RIC यानी कि रूस इंडिया चीन के मैकेनिज्म को सक्रिय करने पर विचार कर सकता है, क्योंकि रूस और चीन ने RIC को सक्रिय करने की तरफ साफ संकेत दे दिए हैं।
और चलिए अब बात करेंगे मुंबई के दादर कबूतर खाने की, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के 51 कबूतर खानों को बंद करने के आदेश दिए हैं, लेकिन जैन समाज के लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। कबूतरों को धार्मिक आस्था का प्रतीक बताया जा रहा है, तो वहीं इस मामले पर अब सियासत भी खूब हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में कबूतरों पर कलह मच गई है। मुंबई में कबूतर खानों को बंद करने का आदेश क्या हुआ, बवाल बढ़ गया और लोग सड़कों पर उतर आए। दादर कबूतर खाने को तिरपाल और बांस से ढकने के बाद बड़ी संख्या में कबूतरों की मौत हो गई, जिसके खिलाफ जैन समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। जैन समाज के लोगों का कहना है कि कबूतर खाना उनकी धार्मिक आस्था और सदियों पुरानी परंपरा से जुड़ा हुआ है। किसी विदेशी रिपोर्ट के आधार पर कबूतरों का दाना पानी बंद करके हमारे धर्म में आप रुकावट डाल रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ा आप लोग सनातनी समाज का विरोध ले रहे हैं। इसलिए कबूतर को अगर आपको यहाँ से हटाना है, मान लो कि ये रिपोर्ट सही है ऐसा मान लिया हमने, और आप हटाना चाहते हैं तो एकदम से दाना पानी बंद नहीं करना चाहिए। यहाँ ट्रक खड़ी रखें, उसमें दाना डालें, फिर यहाँ से 2 किलोमीटर कबूतरों के लिए अलग जगह बनाएं, फिर आगे 2 किलोमीटर, फिर आगे 2 किलोमीटर आप जंगल तक ले जा सकते हैं। लेकिन एकदम बंद कर दे तो जो रोज आने वाले कबूतर, उनको तो पता है कि यहीं हमको दाना मिलेगा, क्योंकि हमने 200 साल से दाना डाल के उनको आने के लिए उनकी कई पीढ़ियों को हमने पोषित किया है। अब उनके जो बाप दादा यहाँ पर पोषित होते हैं तो इन बच्चों को भी यही पता है कि हम यहाँ जाएंगे तो दाना मिलेगा, खाना मिलेगा। अब उनका आप बंद कर देंगे तो क्या होगा? कई सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में कबूतर मर रहे हैं। इस पाप के ये जो बंद करने वाले भागी हो जाएंगे। इसी को लेकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी को निर्देश दिया कि वो मुंबई में कबूतरों के लिए वैकल्पिक जगहों की तलाश करें। जो घटना हुई वो निंदनीय घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बैठक लेकर सबकी बात सुनकर योग्य निर्देश दिए थे कि न तो लोगों के जीवन के साथ में खिलवाड़ होना चाहिए, न पक्षी मरने चाहिए। ऐसी परिस्थिति के अंदर आज की घटना गलत हुई है और मुझे धन्यवाद देना चाहिए पुलिस अधिकारियों और ट्रस्टियों का। उन दोनों ने मिलकर स्थिति को कंट्रोल में लाया। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट ने मुंबई में कबूतर खाने बंद किए जाने के फैसले का विरोध किया है। कंट्रोवर्सी कहाँ पे हुई? एक तो हाई कोर्ट का निर्णय था कि यहाँ पे ये जो भी मतलब यहाँ पे जो कबूतर खाना वो बंद करनी चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट ने निर्णय कैसे लिया था ये आप समझ लो। अधिवेशन में कुछ सत्ताधारी आमदारों ने ये विषय वहाँ पे प्रस्तुत किया था कि ये सब कबूतर खाने बंद होने चाहिए। उसके कारण गंदगी फैलती है, डिजीज फैलते हैं, और उस जो सत्ताधारी आमदार थे उनको उत्तर देते वक्त जो उदय सामंत जी थे उन्होंने निर्णय लिया कि ठीक है आज से वो हम बंद कर देंगे। हिंदू धर्म गुरु शंकराचार्य विष्णु शास्त्री को भी कबूतर खाने बंद करने का फैसला रास नहीं आ रहा है। किसी भी प्राणी को आप अगर दाना नहीं डालते तो उसका दाना छीनने का भी आपको अधिकार नहीं है। आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी का जीवन छीनने का आपको अधिकार नहीं है। अगर कबूतरों से कोई रोग होता है, ऐसा रूमर चल रहा है, ऐसी अफवाह है, ऐसा कोई रिपोर्ट वैज्ञानिक किसी विदेश के वैज्ञानिक ने डाल दिया है, तो वहां के हवामान में किस प्रकार से बदलाव होगा उसके आधार पर होगा। यहाँ किसी भारतीय वैज्ञानिक ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है कि कबूतरों के कारण इतना बड़ा नुकसान होता है। और अगर मान लो कि होता है तो कितने लोगों की मौत हुई उसका डाटा निकालिए। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसकी एक समिति का गठन करे, वो समिति तय करे कि भाई इतने इतने कबूतर थे, इतने मानव कबूतरों के कारण मर गए, आप मुझे रिपोर्ट लाके बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को एक समिति गठन करनी चाहिए। मेरे पास ये हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, डॉक्टरों की रिपोर्ट है। डॉक्टरों की रिपोर्ट कहती है कि आज तक टोटल मुंबई बसने के बाद केवल 2 लोगों की मौत कबूतर से होने की संभावना है। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने 31 जुलाई 2025 को आदेश पारित किया। मुंबई के सभी 51 कबूतर खानों को बंद करने का आदेश दिया गया। कबूतरों को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बताया गया। इतना ही नहीं, कबूतरों को दाना खिलाने पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया। लेकिन जैन समाज और हिंदू संगठन इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। और चलिए अब बात करेंगे राखी के त्योहार पर मचे बवाल की, क्योंकि खुद को हिंदू नेता साबित करने में जुटे कुछ लोग अब राखी पर त्योहार जिहाद के आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों ने एक धर्म विशेष की दुकानों से सामान न खरीदने की अपील भी की है। ये रिपोर्ट देखिए। आप अपने भाई के पवित्र हाथों में जो राखी बांधेगी वो राखी सनातन धर्म के दुकानदारों से ही खरीद करके बांधे। राखी बना रहे हैं कुछ मुस्लिम,
उस राखी को नीले धागे में ये बनाई जा रही है। रक्षाबंधन पर छिड़ी रार, एक विशेष समुदाय पर प्रहार, खरीदारी को लेकर नई गुहार। कांवड़ यात्रा के दौरान पहचान उजागर करने की मुहिम चलाकर स्वामी यशवीर महाराज ने खूब सुर्खियां बटोरी और अब वो रक्षाबंधन पर नया बयान देकर विवादों में आ गए हैं। वो राखी सनातन धर्म के दुकानदारों से। स्वामी यशवीर महाराज ने राखी के त्योहार पर भी धर्म की रेखा खींच दी है। उन्होंने सनातन धर्म की महिलाओं से अपील करते हुए कहा है कि सनातन धर्म की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए सनातनी धर्म से संबंधित दुकानदारों से ही राखी खरीदें। इस मौके पर यशवीर महाराज ने कहा कि थूक जिहादी गैंग की दुकानों से खरीदी मिठाइयां और राखियां अपवित्र होती हैं। रक्षाबंधन का हमारा पवित्र त्योहार आने वाला है और मेरा सभी सनातन धर्म की महिलाओं से कहना है, आप अपने भाई के पवित्र हाथों में जो राखी बांधेगी वो राखी सनातन धर्म के दुकानदारों से ही खरीद करके बांधे, किसी थूक मूत्र जिहादी गैंग की दुकान से न खरीदे, क्योंकि वो राखी अपवित्र होगी। उधर साध्वी प्राची ने भी रक्षाबंधन को लेकर स्वामी यशवीर महाराज से मिलता जुलता बयान दिया है। साध्वी प्राची ने राखी के मौके पर त्योहार जिहाद का आरोप लगाया है और मुस्लिम दुकानों से सामान न खरीदने की अपील की है। ये बहन और भाई के प्रेम का अति पवित्र त्योहार है। इस त्योहार पर भी त्योहार जिहाद शुरू कर दिया। हमने लैंड जिहाद सुना, पूरे देश ने लव जिहाद देखा, लेकिन त्योहार जिहाद किसी ने नहीं देखा। देखिए, ये राखी के त्योहार पर त्योहार जिहाद, इस पर राखी बना रहे हैं कुछ मुस्लिम, और राखी बनाने के बाद उसे सूर्य और चंदा बना करके उस राखी को नीले धागे में ये बनाई जा रही है। बहरहाल राखी के त्योहार पर भी एक धर्म विशेष के खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया है। राखी पर खरीदारी को लेकर बगावत की अपील की जा रही है। त्योहार जिहाद का नारा दिया जा रहा है और एक नई बहस छेड़ दी गई है। तो वहीं अलकायदा की महिला आतंकी शमा परवीन की साजिश से पर्दा उठ गया है। एटीएस गुजरात ने शमा परवीन के बारे में जो खुलासे किए हैं वो आपको हैरान कर सकते हैं। और दरअसल शमा परवीन सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर से भारत में गजवाए हिंद प्लान को लागू करने की गुहार लगा रही थी। रिपोर्ट देखिए। वो महिला आतंकी मासूम चेहरे के पीछे खौफनाक साजिश, पाकिस्तान से यारी, देश से गद्दारी, आतंक पर हुस्न का पर्दा। ये चेहरा बेनकाब हो चुका है, हुस्न से आतंक का पर्दा उड़ चुका है। महिला आतंकी शमा परवीन की एक एक साजिश सामने आ चुकी है और उसके पाकिस्तान कनेक्शन की कलई खुल गई है। गुजरात एटीएस ने अलकायदा से जुड़े जिस नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, उस नेटवर्क की क्वीन शमा परवीन के सारे राज से पर्दा उड़ चुका है। झारखंड के रहने वाली शमा परवीन हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश का जाल बिछा रही थी। महिला आतंकी शमा परवीन अलकायदा इन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS की बड़ी सरगना मानी जा रही है और एटीएस को शमा के सोशल मीडिया से वो पोस्ट मिले हैं जो उसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त 7 से 10 मई के बीच किए थे।
ये पोस्ट चीख चीख कर कह रही है कि शमा परवीन भारत में आतंक का ताना बाना बुन रही थी। शमा परवीन ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किए थे उसमें गजवाए हिंद की साजिश रची गई थी। इस पोस्ट में शमा परवीन ने पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर से भारत में गजवाए हिंद के प्लान की शुरुआत करने की खुली अपील की थी। शमा परवीन ने असीम मुनीर से भारत में खिलाफत प्रोजेक्ट शुरू करने की भी बात कही थी। इतना ही नहीं, असीम मुनीर को AQIS का प्रमुख बताते हुए उसने भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों और हिंदू समुदाय पर हिंसक जिहाद की धमकी भरे बयान भी वायरल किए। शमा परवीन ने सीधे तौर पर लिखा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान सेना इस्लामी शासन को भारत में लागू करने की दिशा में कदम उठाए। शमा परवीन ने भारत के खिलाफ हिंसक जिहाद की अपील की और खास तौर पर हिंदू समुदाय और भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों को निशाना बनाने की बात कही। आतंकी शमा परवीन ने लाहौर के लाल मस्जिद के इमाम अब्दुल अजीज के उन भड़काऊ बयानों को सोशल मीडिया पर शेयर किया था जिसमें भारत में सशस्त्र क्रांति और इस्लामी शासन लाने की बात कही गई थी। ये सभी पोस्ट 7 मई से 10 मई के बीच किए गए। आपको बता दें, ये वही वक्त है जब भारतीय सेना पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रही थी। शमा परवीन की इन पोस्ट और बयानों में खुलकर भारत विरोधी भावनाएं, उकसावे वाले शब्द और सांप्रदायिक नफरत सामने आई, जो देश की एकता और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है। और अभी ये देखना होगा कि शमा परवीन के साथ देश के खिलाफ इस साजिश में कौन कौन शामिल था।